अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फॉस आईटी विलेज। मेरा नाम फरूख कमरान है। आज एक सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू हम देने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉस सीआरएम कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए इनफ है। इसके साथ अगर कोई एडिशनल मॉड्यूल्स लेते हैं आप तो वो भी आपको मिल सकते हैं, जिसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड के बारे में आपको बता देते हैं। ये डैशबोर्ड है जिस पे आपके सारे स्टैटिस्टिक्स दिए जा रहे होते हैं, जैसे इनवाइसेस होगी, प्रपोजल, इन एस्टिमेट्स, और उसके बाद टू डू लिस्ट है, नोटिफिकेशन वगैरह है, आपके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स है। ये आप देख सकते हैं। लीड्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट्स, टास्क और जो पेंडिंग इन वेटिंग इनवाइसेस हैं, ठीक है, उनकी भी डिटेल सारी आपको मिलती है। यहाँ पे एक मॉडल है इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, रिमाइंडर्स, टिकट्स, अनाउंसमेंट और लेटेस्ट एक्टिविटीज की डिटेल यहाँ पे दी जा रही होती है। और ये बाकी इंफॉर्मेशन जो टू डू लिस्ट है आपकी, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो साइड मेन्यूज हैं, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने वाले मेन्यूज हैं, वो यहाँ पे साइड पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद सेटअप मेन्यूज है। इसके अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स हैं वो आपने इसके अंदर करनी होती हैं। इसी वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें आपके बारे में, इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कि इसकी सेटिंग्स कैसे की जाती हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फिर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे किया जाता है, इसके सारे का ओवरव्यू देंगे। ये बेसिकली ट्रेनिंग वीडियो नहीं है, ये एक ओवरव्यू वीडियो है जिसमें आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिल सकती है। और टॉप बार में आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे आप कस्टमर्स को, प्रोजेक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद ये प्रोफाइल है, यहाँ पे देखें कुछ मेन्यूज हैं जहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, अपनी टाइम शीट देख सकते हैं। उसके बाद शेयर्स के, शेयर्स डॉक्यूमेंट एंड आइडियाज, यहाँ पे आप रहते हुए डिपार्टमेंट वाइज जो है आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप शेयर करते हैं, उस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग होंगे उन सब के पास ये इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाएगी। और उसके बाद टू डू लिस्ट है, यहाँ पे जो भी आपने अपने काम करने होते हैं, टास्क आपने अलाइन करने होते हैं, तो वो आपको टू डू लिस्ट यूज़ करते हुए उनको अलाइन कर सकते हैं। अगर आपने नया कोई टास्क क्रिएट करना है, इस तरह आपने उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है, इंफॉर्मेशन डालनी है और सेव करना है। अगर हम एक डेमो ऐड करें तभी एंट्री करते हैं कि दिस इज एट टेस्टिंग वीडियो। ये देखें, आपने एक टास्क ऐड किया है और ये टास्क नोटिफिकेशन में भी आपके पास टास्क आ गया है। और अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने इसे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और आप इसे अगर मल्टीपल टास्क हैं तो इन्हें ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं ताकि आप प्रायोरिटी सेट कर सकें उस टास्क की। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली लेटेस्ट फिनिश टू डू लिस्ट में चला जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे टाइम शीट है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं। आपके जितने वर्क हैं वो टाइमर स्टार्ट करते हैं कि अभी उन्होंने काम शुरू कर दिया। जब स्टार्ट टाइमर पे हम लिखते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये स्टार्ट हो जाता है कि अभी आपने काम शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप इसको स्टॉप टाइमर भी करके इसको क्लोज कर सकते हैं। और उसके बाद नोटिफिकेशन, ये देखें, जैसे मुझे कोई टास्क असाइन किया गया है, ठीक है, या कोई एक लीड जनरेट हुई है, उसका नोटिफिकेशन मुझे मिलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह जिस बंदे को भी ये लीड असाइन होगी उसको भी नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपको कोई टास्क असाइन किया गया है। वो यहाँ पे क्लिक करके टास्क को ओपन भी कर सकता है, न्यू लीड को भी देख सकता है जो उसे असाइन हुई है। आपको टास्क प्रोफाइल जो है वो मिल गई है, ठीक है। उसमें कन्वर्ट टू कस्टमर, अगर सक्सेसफुली आप
इसको मैनेज कर लेते हैं तो उसको आप डायरेक्ट एज ए कस्टमर भी बंदे को कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको अदर स्टेजेस पे भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद प्रपोजल है, ठीक है। न्यू जो प्रपोजल होते हैं, जो टास्क असाइन होते हैं, वो यहाँ पे अचीव अटैचमेंट्स जो आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। रिमाइंडर्स यहाँ पे मिलेंगे, नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक्टिविटी लॉग्स, जितनी भी एक्टिविटीज उस पर हो रही होती हैं, ठीक है, कंप्लीट ऑडिट आपको मिल रहा होता है। तो इसको हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम कस्टमर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को चलाने से पहले आपको सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स करते हैं, उसी बेस पे आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। बेसिक सेटिंग में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे पहले जो सेटिंग्स हैं वो स्टाफ के बारे में। यहाँ पे आप ओपन करते हैं, ठीक है, न्यू स्टाफ मेंबर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और देखें आप न्यू स्टाफ मेंबर आपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सारी आप डिटेल ऐड करेंगे। नॉट स्टाफ मेंबर, अगर कमीशन एजेंट है तो आप उसे नॉट स्टाफ मेंबर कर देना है। उसके बाद ये सारी परमिशंस हैं, तो रोल वाइज परमिशन है, ठीक है, तो आप कोई भी इसे परमिशन असाइन कर सकते हैं। ये सारी एक एक परमिशन जो CRUD है, क्रिएट, व्यू, एडिट, डिलीट, मुकम्मल तौर पर इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास मौजूद होती है। यहाँ पे आप सेव का बटन दबा दें तो ये सेव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कस्टमर्स की तरफ। कस्टमर्स को ग्रुप्स में नॉर्मली मेंटेन किया जाता है, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं कि जैसे हमने जनरल और इम्पोर्टेंट कस्टमर बनाए हुए, कुछ रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, आप उस लिहाज से भी आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। किसी एक खास प्रोजेक्ट, किसी एक खास सोल्यूशन पे काम करने वाले या उससे अटैच कस्टमर्स को भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं ग्रुप वाइज। उसके बाद सपोर्ट में जाते हैं। सपोर्ट जो आप ऑनलाइन टिकटिंग का सेटअप इसके अंदर मौजूद है कि कोई भी कस्टमर की अगर क्यूरी आती है, कोई भी, ठीक है, उसे कोई कंप्लेन होती है, उसे कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है या इंफॉर्मेशन मजीद लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को यहाँ पे आप मैनेज करते हैं। जैसे अगर हम डिपार्टमेंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, अगर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे शो भी करा सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं क्लाइंट से कि ये डिपार्टमेंट हमने शो नहीं करना है। नॉर्मली वो टिकट्स में जैसे कोई आपके आईटी की डिपार्टमेंट हो सकता है, अदर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, जिसे डायरेक्टली कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, ये कस्टमर उनके लिहाज से उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है, सिर्फ जो ऑपरेशनल या इनर जो ऑपरेशनल होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको में आपने ये यूज़ करना होता है, ठीक है, आप हाइड कर सकते हैं। उसके बाद हर डिपार्टमेंट की आप एक प्रॉपर ईमेल यूज़ कर सकते हैं ताकि उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिले आपको, यानी जो बाकी ईमेल हैं वो हर डिपार्टमेंट को अपने अपने चले जाएं। तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद प्री डिफाइंड रिप्लाईज। प्री डिफाइंड रिप्लाईज वो होते हैं कि अगर कस्टमर आपको कहता है, एक कोई मखसूस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाए। उसका फायदा ये होता है कि जो आपका ओवरऑल बर्डन होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, जो आपने मैन्युअली रिस्पॉन्स करना होता है आपकी सपोर्ट टीम में, तो इसका यहाँ पे ये फायदा है। उसके बाद सपोर्ट में बाकी मेन्यूज में हम जाते हैं। टिकट प्रायोरिटीज, यहाँ पे आप टिकट की प्रायोरिटीज डिफाइन कर सकते हैं कि आप जो टिकट ओपन कर रहा है कस्टमर, ठीक है, और वो किस लेवल का है, जैसे लो प्रायोरिटीज है, उसकी मीडियम प्रायोरिटीज है या हाई प्रायोरिटीज है। उसके बाद टिकट के स्टेटस हैं, आप यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हैं, पहले से जो मौजूद है उनको एडिट कर सकते हैं। नॉर्मली जो पहले टिकट ओपन होता है उसका बेसिक जो सबसे पहले, तो उसका स्टेटस ओपन होता है। उसके बाद अगर उनके टिकट पे कोई ऐसी क्यूरी है जिसपे टाइम लग रहा है तो आप उसका इन प्रोग्रेस स्टेटस अपडेट कर दे। अगर आंसर दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आंसर स्टेटस आ जाता है। ऑन होल्ड,
अगर लॉन्गर टर्म कोई टिकट ओपन रहता है, क्योंकि नॉर्मली ये टिकट जो इसकी सेटिंग्स हैं वो एक लिमिटेड टाइम के बाद क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर आपने उसे ऑन होल्ड पे रखा हुआ है तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहता है। और अगर वो सर्विसेज जो आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं या जो क्यूरी है उसे प्रोवाइड करने में टाइम लग रहा है तो आप उसे ऑन होल्ड पे डाल सकते हैं। क्लोज का मतलब कि ये जो भी क्यूरी थी ये कस्टमर सेटिस्फाई हो चुका है और ये क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट सर्विसेज कि आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अकॉर्डिंगली उनको टिकट्स में मुख्तलिफ जगह पे यूज़ किया जा सके। तो यहाँ पे अभी हमने एक ओपन की क्रिएट की हुई है वेब डेवलपमेंट, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं अगर आपके पास परमिशन है। तो जितने भी यहाँ पे हम आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जो ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, ये एज ए सुपर एडमिन हमने ओपन किए हुए हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि सिर्फ सुपर एडमिन जो होता है वो ऑल इन ऑल जो एक्सेस उसके पास होती है। उसके बाद स्पैम फिल्टर। स्पैम फिल्टर बेसिकली यूज होता है कि आप कुछ सेंडर्स को, कुछ डेटा सेंटर्स को या कुछ लोगों को अपने सिस्टम में ब्लॉक कर देते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम कोई भी टिकट ओपन ना कर सके। मे भी हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ें टाइप कर रहे हो जिसे आप नहीं चाहते कि आपके पास वो डाटा आए, या वो आपके जो स्पोर्ट्स टीम है उसके पास जाए। उसके बाद ब्लॉक सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे टाइटल हो सकते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते कि वो आपकी जो स्पोर्ट टीम है उसके पास जाए, तो यहाँ पे आप उनकी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक फ्रेजेस, क्योंकि टिकट में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सर्विसेज में अगर किसी वजह से डिले आ रहा हो तो क्लाइंट में भी हो सकता है कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, जो कि कंसिडरेबल एक बैड इम्पैक्ट होता है आपकी टीम पे आपके सर्विसेज के हवाले से। तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, या एथिकली भी कि बेटर नहीं होता कि इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आए, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद लीड्स है जो CRM का बेस्ट पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स करते हो, इसके सोर्सेज डिफाइन करते हैं कि आपको लीड कैसे मिली, उसका सोर्स क्या है। आप यहाँ पे किसी पर्सन का नाम लिख सकते हैं, आप सोशल मीडिया में किसी प्लेटफॉर्म का नाम लिख सकते हैं, किसी भी तरह आप यहाँ पे जिस तरह चाहें उसकी तरह के सोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके स्टेटस होते हैं लीड्स के वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी जो क्रिएटेड है आप उनको चेंज कर सकते हैं और उनके स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं, जैसे कि न्यू लीड 1। उसके बाद जो लीड से कस्टमर में कन्वर्ट हुए कितने हैं, कनेक्शन अभी कितने लोगों से चल रहे हैं, कंफर्मेशन कितने लोगों को में कंफर्म कितने लोग हो गए कि जो आपके पास लीड आई थी उनकी जो कंफर्मेशन है प्रोजेक्ट की या जो भी सेल्स आप कर रहे हैं, तो वो आपको उसकी कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गई है अगर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसे सेटअप कर सकते हैं अपनी नीड के लिहाज से। उसके बाद ईमेल इंटीग्रेशन, ये बहुत अहम पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप जो अपना IPAP सर्वर है उसकी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर आप अपना जीमेल यूज़ करना चाहें, आपके कोई कस्टम ईमेल एड्रेस है आप उसे यूज़ करना चाहें आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ताकि उसको यूज़ करते हुए जो आपके ईमेल हैं वो आपको मिले और आप सेंड भी कर सकें। उसके बाद वेब बेस्ड लीड्स। वेब बेस्ड लीड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली फॉर्म इसके अंदर बनाए जाते हैं, आप इसके अंदर फॉर्म बनाते हैं और ये फॉर्म जो है ठीक है आप यूज़ करते हैं लीड्स कलेक्ट करने के लिए। जैसे ऑन क्लिक पे या कॉन्टेक्ट अस का एक छोटा सा आप जो बटन लगा देते हैं सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जहाँ से आप लीड्स कलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट पे जंप कराने के लिए, तो ये आपके फॉर्म यहाँ पे न्यू फॉर्म भी बन सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है, इसे हम ओपन करके भी आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये बिल्ड फॉर्म का ऑप्शन आपके पास आ गया। यहाँ पे आप फॉर्म बिल्ड करते हैं, ये हमने एक डेमो फॉर्म बनाया हुआ है आप देख सकते हैं, और इस फॉर्म की इंफॉर्मेशन ये है।
यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और इस फॉर्म को बनाते हुए आप प्रॉपर इसकी नेमिंग देते हैं, इसके प्रीफिक्स देते हैं। हर बार जो प्रीफिक्स होता है वो आपने चेंज करना होता है। लैंग्वेज आप सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये फॉर्म स्पेसिफिक फॉर्म जो है आप टारगेट कर रहे हो डिफरेंट तरह के ऑडियंस की जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेटअप भी कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो भी यूज कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपको पता चलता रहता है कि कौन से प्लेटफॉर्म से हमें कितनी लीड्स आ रहे हैं। और यहाँ पे जब वो लीड क्रिएट होगी उसका स्टेटस यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली न्यू रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई कंफर्मेशन वाला कस्टमर है ऐसा कि जिसने कंफर्मेशन दी है, तो आप इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। आप मैसेज टाइप करते हैं और वो मैसेज जो है वो क्लाइंट को डिस्प्ले होता है आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन को अगर आप चेक कर देते हैं, तो कोई भी लीड अगर जनरेट होती है तो इसका जो नोटिफिकेशन है सुपर एडमिन को, मैनेजमेंट को भी मिल जाता है। और ये लीड असाइन किसे की जाती है उसका स्टेटस भी मिल जाता है। जैसे आप यहाँ लिखे रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग, यहाँ पे आप किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं कि जो मैन्युअली लीड्स को असाइन करे। और इसके अंदर हमने सेटअप में चेंजेस किए, न्यू अपडेट्स आई है। इसके अंदर हमने एक ऑप्शन दे दिया है कि ऑटोमेटिकली ये लीड जिस बंदे को आप चाहें, मल्टीपल लोगों को चाहें असाइन कर सकते हैं। आप किसी एक खास रोल को भी कर सकते हैं कि जैसे एम्प्लॉयज हैं, आपके एडमिन हैं, या आपके डिफरेंट तरह के मेंबर्स हो सकते हैं, उनको ऑटोमेटिकली ये लीड असाइन हो सकती है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन नॉर्मली मैनेजमेंट होती है या फिर सुपर एडमिन होता है, आप कह सकते हैं। तो उनको सिर्फ ये लीड डायरेक्टली असाइन हो जाती है। लेकिन स्पेसिफिक स्टाफ मेंबर्स का मतलब यह है कि एक ही वक्त में ये लीड्स मल्टीपल लोगों को असाइन हो सकती है। तो यहाँ पे आप जितने लोगों को चाहें यहाँ पे सिलेक्ट करके, अभी हमारे पास एक यूजर है, अगर मल्टीपल यूजर होते हैं तो उनको भी ये असाइन की जा सकती है। उसके बाद ये डुप्लीकेट, अगर आप परमिशन देते हैं तो डुप्लीकेट भी ये इंसर्ट हो सकती है। अगर आप चांस चेक करते हैं तो ये डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं हो सकती है। हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम आपको प्रोवाइड करें जिसे आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एडजस्ट कर सकें। उसके बाद इंटीग्रेशन कोड आता है। ये इंटीग्रेशन कोड है, आप इसे अपनी वेबसाइट के अंदर आईफ्रेम को यूज़ करते हुए भी एम्बेड कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट लिंक होता है। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो गया। और यहाँ पे जो भी यूजर आपका कस्टमर जंप करता है, क्लाइंट, वो यहाँ पे फॉर्म को फिल करके न्यू लीड आपको मिल सकती है। जब वो फॉर्म फिल करेगा, सबमिट करेगा, तो आपको न्यू लीड मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऐसा है कि आपने यहाँ पे फॉर्म रिसीव कर लिया, उसका नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर आपको लीड मिली है तो वो मैनेजमेंट को नोटिफिकेशन चला जाएगा, सुपर एडमिन को चला जाएगा। उसके बाद जो जिस बंदे को असाइन किया गया, जैसे यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि न्यू लीड असाइन टू यू का मैसेज आ जाएगा। अगर आपने ऑटोमेटिकली जो असाइनिंग है वो सेटअप की हुई है तो। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम। जैसा कि ईमेल इंटीग्रेशन ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। यहाँ पे लीड्स की जो सेटिंग है मुकम्मल होती है। उसके बाद फाइनेंस, यहाँ पे सबसे पहले आपने टैक्स रेशो वगैरह सेट करनी होती है, ठीक है। आप मल्टीपल किस्म के टैक्स लगा सकते हैं, सिंगल टाइप ऑफ टैक्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम एक क्रिएट करते हैं सेल्स टैक्स, और यहाँ पे परसेंटेज हम 2 सेट कर सकते हैं, 2%। यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। ये देखें आपके पास टैक्स
क्रिएट हो गए। तो अभी जितनी भी आपकी इनवॉइसेस होंगी वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। वहाँ पे आपने चेक लगाना होता है कि ये टैक्स अप्लाई होता है इसी पे नहीं। उसके बाद करेंसीज, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड करेंसीज है हमारे पास, जैसे PKR है, यूरो है, USD है। हर इनवाइस पे आप डिफरेंट करेंसी जो है आप लगा सकते हैं, लेकिन एक बेस करेंसी होती है। बेस करेंसी की बेस पे बाकी सारी जो आपकी करेंसीज होती हैं वो कन्वर्ट हो रही होती हैं। तो यहाँ पे बेस करेंसी जो है हमने PKR रखी हुई है। और नंबर 2, जो बेस करेंसी है वो आपने स्टार्टिंग में सेटअप करनी होती है। अगर आपने कोई भी इनवॉइस पास कर दी उसके बाद एक बेस करेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि उसी की बेस पे सारी करेंसी होती हैं वो सेटअप हो रही होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले सेटिंग में ये चीज़ें आपने सेटअप करनी है, और जो करेंसी आपने यूज़ करनी है उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ करना है। उसके बाद पेमेंट मोड है कि आप जो पेमेंट है वो किस किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं, इनवॉइसेस उनकी डिटेल आती रहेगी। जैसे यहाँ पे अगर बैंक है तो बैंक में आप मुकम्मल तौर पर अपनी डिटेल डाल सकते हैं कि कौन कौन सी जो मोड हैं आप उनसे पेमेंट रिसीव करते हैं, जैसे कैश है, कैश ऑन डिलीवरी है, और बैंक जो है। ठीक है, बैंक में जैसे हम एक न्यू पेमेंट गेटवे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आपने अगर मतलब मल्टीपल बैंक हैं तो आपने यहाँ पे बैंक का नाम लिख देना। जैसे मैं लिखता हूँ मिज़ान ऑफिशियल अकाउंट। यहाँ पे मैंने बैंक की डिस्क्रिप्शन, अकाउंट की डिस्क्रिप्शन दी, जैसे IBN नंबर होता है वो आप डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर या दूसरी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और फिर ठीक है, एक्टिव एक्टिव अगर आप इसको रखते हैं तो इसका ये मतलब है कि इनवॉइसेस में वो डिस्प्ले पे आएंगे, वरना ये डिस्प्ले में नहीं आएंगे। और यहाँ पे अगर PDF वो डाउनलोड करते हैं तो आप इसको चेक कर दें। अगर चेक करते हैं तो कोई भी PDF इनवॉइस जो है वो डाउनलोड करते हैं तो उसकी जो डिटेल है आपके अकाउंट की वो उसके पास जाएगी, वरना सिर्फ और सिर्फ ये डिस्प्ले पे आ रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि जो इनवॉइसेस में इस अकाउंट की डिटेल है वो आपने सिर्फ इनवॉइसेस पे डिस्प्ले करनी है या सिर्फ एक्सपेंसेस पे डिस्प्ले करनी है, या दोनों पे। ठीक है, और अगर इस पेमेंट गेटवे को आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन इनवॉइस, अगर आप ये सब चेक करके सेव कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट गेटवे डिस्प्ले पे आएगा, जिसे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर न्यू एंट्रीज कोई होंगी, ऐसे आप रिफ्रेश का बटन दबाएंगे ऑटोमेटिकली न्यू एंट्रीज को भी लोड कर देगा। उसके बाद आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, इसमें आप एक्सेल, CSV, PDF और प्रिंट का ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। अगर हमने प्रिंट का बटन दबाते तो ये आपके पास डिस्प्ले पे आ जाता है। और ये देखिए पेमेंट गेटवे जो मोड्स हैं आपके पास उनकी डिटेल आ जाती है। आप ऐसे ऐसे PDF फाइल भी सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो नॉर्मली प्रिंटिंग में आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। और एक बार में कितने रिकॉर्ड्स आप दिखाना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस कैटेगरी, क्योंकि ये मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, और इसमें ऑफिस को अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो साथ साथ आपने एक्सपेंसेस की डिटेल और दूसरी डिटेल भी आपने डालनी होती है, ताकि आप उनको ट्रैक कर सकें कि कौन से एक्सपेंसेस आप लोग कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे दो दो बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो जब आपको सॉफ्टवेयर मिलता है तो ये कोई एंट्री इसके अंदर मौजूद नहीं होती है, तो वो आपने अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करने होते हैं, जो भी आपका चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे देखें हम एक न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम कर लेते हैं इंटरनेट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप जो डिस्क्रिप्शन डालते हैं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, अगर मिलते जुलते नाम है तो डिफरेंट आपने इस कैटेगरी को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल इसके अंदर मेंशन होती है।
तो आपने यहाँ पे ऐड करना है कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। दिस इज कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, हमने यहाँ पे ऐड कर दी और सेव का बटन दबा दिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ ही आ गई। आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एज ए सुपर एडमिन, और अगर आपने परमिशन किसी और को दी हुई है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी डिटेल जो है वो इसके अंदर मेंशन आपने करनी होती है, ताकि आप अपने सिस्टम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट टाइप आप जनरेट कर सकते हैं, जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट टाइप मौजूद है। आप उनको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन से तरह के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके पास। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, या क्लिक बटन दबाया, यहाँ पे आप जो भी एडिशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट का लिख देता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें टेस्ट, और दोबारा हम इसको चेंज कर देते हैं। देख सकते हैं रिकॉर्ड चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एस्टिमेट रिक्वेस्ट की सेटिंग है, अहम चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहले आपने स्टेटस क्रिएट करने होते हैं कि कितनी तरह की जो एस्टिमेट रिक्वेस्ट है वो आप रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू का भी एक स्टेटस बना देते हैं, हम एक न्यू का स्टेटस बना देते हैं यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी कलर सेलेक्ट कर ड्राइंग, ये कलर हमने सेट कर लिया तो कोड इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन ऑर्डर स्टेटस, स्टेटस में इसका ऑर्डर क्या है, तो नॉर्मली न्यू 1 होती है, हम इसे 1 कर देते हैं, सॉरी 1, ठीक है। ये देखें जो स्टेटस का था कंप्लीट वाले का, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चेंज प्रोसेसिंग की 2 पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म, ये जो फॉर्म बिल्डिंग है ये बहुत ज़्यादा अहम है। आप एस्टिमेट रिक्वेस्ट जो है वो, अगर कोई एस्टिमेट रिक्वेस्ट करता है तो कितनी तरह के फॉर्म हैं। अगर आप डायरेक्टली इसके बजाय आप एस्टिमेट लेने के लिए लोगों को कहते हैं कि आप हमें अपनी डिटेल भेजें, हम ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आप इस एस्टिमेट हम आपको देंगे कि आपके प्रोजेक्ट का एस्टिमेट क्या है। तो आप यहाँ पे पहले से एक बना हुआ फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ये न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल नहीं होता। आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं, ये फॉर्म है, एक डमी फॉर्म है, आप इसको चेंज कर सकते हैं या न्यू फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। हम न्यू फॉर्म की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, आपने न्यू फॉर्म क्रिएट करना है और फिर इसकी जो फील्ड्स हैं वो क्रिएट करनी है। यहाँ पे हम एडिट करके देख लेते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसको हम एडिट करेंगे। ये देखें, ये फॉर्म की फील्ड आप यहाँ पे अपनी मर्जी की क्रिएट कर सकते हैं। हेडर है, इसमें आप टेक्स्ट कोई भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, पैराग्राफ में तो उसकी डिटेल लिख सकते हैं। फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन देख सकते हैं कि आप कोई भी फाइल, अगर उनकी प्रोजेक्ट फाइल है तो आप रिसीव यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड है, आप यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड होते हैं जो इनपुट ऐसे सिंगल होती है, उसमें सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है। यहाँ पे जो होती है टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर मल्टी लाइन होती है। उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पे यूज होने हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन नेम और उसकी जो वैल्यू है वो आपने डिफाइन करनी होती है। हम क्लोज कर देते हैं। इसी तरह जितने भी ऑप्शन हैं आप उन्हें अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट वगैरह जो है लेना चाहें, ठीक है, डेट पिकर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देख, ये डेट पिकर है, और मैं इसे सेव करता हूँ।
तो आप इसको व्यू में जब जाएंगे सिस्टम में, ठीक है, तो देखें ये जो फॉर्म आपने बनाया था उसकी डिटेल है हमें, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन कोड, ये इंटीग्रेशन कोड है, ये साइफ्रेम को यूज़ करते हुए किसी भी दूसरी वेबसाइट के अंदर आप इस सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने काम को इम्बेड कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट अपने इसकी जो पोर्टल है, ठीक है, इस पर यहाँ पे एस्टिमेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये लिंक अपने पोस्ट पर पेस्ट कर देना है, जहाँ से भी आपको लीड्स आ रही हैं उन जैसे क्लिक करना है तो यहाँ पे ये फॉर्म उनके पास ओपन हो जाएगा। जब वो इसको सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एस्टिमेट रिक्वेस्ट है वो आपके पास मिल जाएगी एस्टिमेट रिक्वेस्ट में। ये दोनों चीज़ें मुकम्मल होंगी। उसके बाद मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा अहम है कि जो ये वो मॉड्यूल्स हैं या ये वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को जो सॉफ्टवेयर की थी उसमें इंक्रीज करते थे। ये हमने एक सॉल्यूशन क्रिएट किया और फिर इसके लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट किए, क्योंकि नॉर्मली एक ही वक्त में कस्टमर्स को लिमिटेड जो होते हैं वो फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड होती है, हर तरह की डिफरेंट डिमांड होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू आपकी डिमांड के हम आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे गोल्स का है, ये डे एक्टिव है, हम इसको एक्टिव कर लेते हैं। अभी आपने देखा था स्टार्ट में कि गोल्स की कोई भी मेन्यू नहीं था, आपके पास मेन्यू अवेलेबल होगा, और जो सर्वे का है वो मेन्यू पहले एक्टिवेटेड था, तो ये मॉड्यूल से एक्टिवेट है। और फिर ये जो थीम है इसकी कलरिंग वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे थीम का स्टाइल को आप एक्टिव करेंगे और उसके बाद आप इसको कलर और दूसरी चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल टेम्पलेट्स, यहाँ पे वो सारे ईमेल टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं जो मुख्तलिफ, जैसे टिकट ओपन करने पे कौन कौन सा ईमेल कौन कौन सा स्टेटस पे जाएगा, ठीक है, जैसे न्यू टिकट ओपन करने पे, ठीक है, और वो स्टाफ ओपन करता है या कस्टमर, ठीक है, वो सेंड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसकी डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं इन सारे टेम्पलेट्स को। आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ये काफ़ी सारे टिकट्स की जो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट होता है। ये देखिए ये डिटेल है इसमें टिकट्स की, यहाँ पे लैंग्वेज और दूसरी चीज़ें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोड भी दिए गए हैं कि कौन सा कोड आपने यूज़ करना है, तो कौन सी डिटेल यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे आप ये कोड्स आपको दिए गए, आप ये यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और उसको चेंज कर सकते हैं जो भी आपको टिकट्स सॉरी प्रोवाइड किए गए हैं इंफॉर्मेशन के लिए टेम्पलेट, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम फील्ड्स में बहुत ज़्यादा अहम है। जितने भी फॉर्म आपको CRM के अंदर दिए गए हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए आप ये कस्टम फील्ड यूज़ कर सकते हैं। कि अगर हम कोई भी कस्टम फील्ड यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ कंपनी के लिहाज से, ठीक है, कंपनी का फॉर्म है, लीड का फॉर्म है, कस्टमर्स का फॉर्म है, ठीक है, तो इसके अंदर हम एक फील्ड ऐड करते हैं, जैसे हम फील्ड ऐड करते हैं टेस्टिंग, और ये टाइप टाइप मीन कि ये इनपुट होगा, नंबर से यहाँ पे आपने डाटा रिसीव करना है, या सिलेक्ट यूज़ करना है। सिलेक्ट मीन के बहुत सारे ऑप्शंस आप उन्हें दे सकते हैं, उस ऑप्शन में दोनों सेलेक्ट करना होता है। मल्टी सेलेक्ट का मतलब ये है कि एक ही वक्त में आपने उसमें से ज़्यादा ऑप्शंस उन्हें देने, ठीक है, एक ही वक्त में वो दो तीन चार एक जितने भी आपने सेलेक्ट करना चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चेक बॉक्स है, डेटा पिकर है, डेट टाइम फिगर है, कलर पिकर है, और हाइपर लिंक्स है। ये इसमें से आप कोई भी कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो भी एंट्री होगी उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अब वो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर मीन कि ये जो फील्ड्स हैं उनमें ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल अगर आपने क्रिएट की हुई उनका जो है नंबरिंग चेंज कर सकते हैं कि ये फील्ड पहले आनी चाहिए बाद में,
और अगर आप यहाँ पे 1 नंबर लिख देते हैं तो ये फील्ड पहले नंबर पे आएगी कस्टम फील्ड्स में से। और अगर जैसे आप 2 लिख देते हैं तो कोई और फील्ड अगर बनी हुई तो वो पहले नंबर पे आएगी, ये दूसरे नंबर पे आएगी। उसके बाद कॉलम की साइजिंग है, बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपने 12 यूज़ किया है तो मीन पूरे फॉर्म जितनी इसकी चौड़ाई होगी जैसे ये, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 यूज़ करते हैं तो ये नहीं, आप ये समझ लें 12 जो है वो 100% है, 4 जो है वो 33% है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली वो 6 जो है इसका हाफ होता है, इसी लिहाज से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं फील्ड्स को। अब ये डिसेबल है, डिसेबल मीन कि ये काम नहीं करेगी, ठीक है, कोई इसके अंदर कोई भी चेंजेस या डेटा एंट्री नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर ओनली, या फिर ये फील्ड ऐसी भी हो सकती है जो सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटर उसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक डिसअलाउ कस्टमर टू एडिट फाइल, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर को आप डिसेबल कर सकते हैं कि वो फील्ड के अंदर कोई भी चेंजेस ना कर सके। उसके बाद रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मीन कि आपको इस फील्ड में लाजमी डाटा एंटर कराना है, तो इसे आपने रिक्वायर्ड कर देना है। तो जब तक इस फील्ड के अंदर डाटा एंटर नहीं किया जाएगा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब विजिबिलिटी की तरफ आते हैं कि शो ऑन टेबल, जितने भी डाटा टेबल्स होते हैं जिसका आपको रिकॉर्ड देखना, जिसमें डिस्प्ले आ रहा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आप डिस्प्ले से करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप शो ऑन टेबल कहते हैं तो ये जो आपका डाटा टेबल होता है उसके अंदर डिस्प्ले पे आता है। शो ऑन क्लाइंट पोर्टल मीन क्योंकि जो क्लाइंट है इसमें जो भी डाटा इंसर्टेड है वो क्लाइंट को भी नज़र आएगा। अगर आप इसे अनचेक रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके पास डिस्प्ले में नहीं आएगा। ये काफ़ी अहम पार्ट था, इसलिए हमने इसे अच्छे तरीके से कोशिश की इसे डिफाइन डिस्क्राइब कराएं। और उसके बाद GDPR, ये बेसिकली जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और दूसरे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कस्टमर्स को परमिशन दी जाती है कि वो अपना डाटा जो उसके अकॉर्डिंगली उसका थोड़ी सिस्टम के लिहाज से उनको डिस्प्ले कराना या दिखाना ज़रूरी होता है, वो सारा डाटा वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, दूसरे ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने जितना भी डाटा जो आपने चैट की होती है या जितना भी रिकॉर्ड आपका होता है, आपकी पोस्ट होती हैं, पेजेस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनका सारा डाटा जो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह इसमें भी अगर आप इनेबल करते हैं GDPR तो ये लाजमी आराम से वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनको परमिशन मिल जाती है। उसके बाद रोल्स, रोल बेसिकली सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले लोग कितनी तरह के हैं, ठीक है, उस सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल होती है कि एक डाटा टेबल है, इसके अंदर ये एक एम्प्लॉई है, ठीक है, थोड़ी एम्प्लॉय टाइप है, रोल है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी को यूज़ अगर करना चाहें तो वरना न्यू रोल भी आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं अकाउंटेंट का कोई रोल। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें अकाउंट्स के लिहाज से हैं उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ अगर बल्क PDF एक्सपोर्ट की परमिशन व्यू पे अगर हम दे देते हैं तो वो इसको एक्सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसी तरह जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में आगे लिखा ग्लोबल एंड व्यू में ग्लोबल है और ऑन है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जितने भी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हुए होंगे वो उसको देख सकता है ग्लोबल के अंदर। ऑन का मतलब ये रहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो उसने खुद ऐड किए हुए वो सिर्फ उसको देख सकता है। बाकी क्रिएट, एडिट और डिलीट की परमिशन आपने जिसको देनी है उसको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिलीट की परमिशन नॉर्मली नहीं दी जाती ताकि कोई भी बंदा जो ऑलरेडी क्रिएटेड एंट्रीज हैं उनकी बेस पे अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा होता है तो उसके जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इसलिए डिलीट का ऑप्शन किसी को कभी भी ना दे, सिवाय जो एडमिनिस्ट्रेटर है या ओनर है। इसी तरह मुकम्मल तौर पर जो आपके सॉफ्टवेयर चीज़ की परमिशन यहाँ पे मेंशन है इसी चीज़ की, तो उसके अकॉर्डिंगली आप
यहाँ पे कोई भी रोल जनरेट करके उसकी परमिशन डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स आती हैं, अहम पार्ट है, बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है और बहुत सारी सेटिंग्स इसके अंदर है। तो सबसे पहले जनरल सेटिंग्स है, उसमें आप जो आपकी फ्रंट साइड भी इसके अंदर अवेलेबल है उसका लोगो चेंज कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर का लोगो चेंज कर सकते हैं। ये फैब्रिकेशन जो है फेविकॉन भी से कहते हैं, ठीक है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कंपनी सारी इंफॉर्मेशन और आरटीएल लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है कि जो राइट साइड से लैंग्वेजेस स्टार्ट हो रहे हैं जैसे उर्दू, अरेबिक, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उनकी परमिशन देनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो परमिशन आप प्रोवाइड करते हैं तो ये जो मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पे राइट साइड पे चले जाते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट सेटिंग्स हैं कंपनी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपकी अपनी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपने ऐड करना ज़रूरी होती है, क्योंकि यही जो परमिशन सॉरी इंफॉर्मेशन है ये इनवाइसेस, एस्टिमेट और दूसरी जगहों पे यूज़ हो रही होती है। इस तरह लोकलाइजेशन है, ये इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आप अपना डेटा डेट फॉर्मेट होता है, टाइम फ्रेम होता है, दूसरा टाइम जोन होता है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने जो नॉर्मली आपका ऑफिस होता है जिस कंट्री में आप उसके लिहाज से इसको एडजस्ट करते हैं। डिसेबल लैंग्वेजेस का मतलब यह है कि आप लैंग्वेज चेंज करने की जो परमिशन है वो ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप इसे यस कर देते हैं तो ये परमिशन ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद है आउटपुट क्लाइंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स फॉर्म एडमन एरिया इन द क्लाइंट लैंग्वेज, कि यहाँ पे आपको ये परमिशन मांगी जा रही है कि जो आउटपुट है क्लाइंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, उससे आप क्या एडमन एरिया से जो क्लाइंट की लैंग्वेज है उसमें लेना चाहते हैं या फिर जो आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं उसके साथ ही। फिर आप यस करते हैं तो जो भी क्लाइंट लैंग्वेज यूज़ कर रहा होगा उसी में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे ईमेल, फाइनेंस, सेम उसी तरह की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आप जो ईमेल है उसकी सेटिंग कर देते हैं कि ईमेल जो नॉर्मली जा रहे होते हैं वो कौन से वे से यूज़ करें, कौन सा ईमेल यूज़ करें। यहाँ पे आप जैसे इंक्रिप्शन वगैरह सेटअप करते हैं, दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके ज़रिए सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। तो उसको आप मेल सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब सेंड मेल का यहाँ पे अगर आप ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो आप कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम पे ईमेल होता है, ठीक है, उसे यूज़ करते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये स्पैम में जा रही होती है। कोई भी आप ईमेल करते हैं तो वो स्पैम में जाती है, इसलिए आपने सेंड मेल का ऑप्शन नहीं यूज़ करना है। एसएमटी सिक्योर जो मेलिंग सर्वर्स हैं उनको यूज़ करना है। उसके बाद मेल का ऑप्शन है, ठीक है, आप इसमें ईमेल डाल सकते हैं, करेक्टर्स जो होते हैं 64 वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर अगर इस पर कोई कार्बन कॉपी आपने सेंड करनी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप ईमेल ऐड कर सकते हैं और उसके बाद ईमेल के सिग्नेचर्स हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बाकी सारी इंफॉर्मेशन वही है। अगर आप टेस्ट करना चाहें ईमेल को कि आपका मेल सेंड हो रहा है कि नहीं, आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो लाइब्रेरीज हैं, मेलिंग इंजन जो है वो PHP मेलर है और कोड इग्नाइटर का अपना भी है। उसके बाद ईमेल क्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मेल एक ही वक्त में मल्टीपल मेल जो होती हैं वो सेंड हो रही होती हैं, और जो आपका सर्वर होता है वो उसकी लिमिटेशन होती है पर मिनट या पर हार्डली बेस पे कि इतनी ईमेल सेंड हो सकती है। तो वो इसे क्यू में लगा देता है कि जैसे जैसे जो मेल सेंड होती जाती है अगले ईमेल को सेंड करता रहता है। उसके बाद फाइनेंस की सेटिंग्स है, आप यहाँ पे फाइनेंस की सेटिंग्स कर लेते हैं, ठीक है। जनरल सेटिंग्स जो है गामा सेपरेशन वगैरह दूसरी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, टैक्स आइटम्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मौजूद है, आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। उसके बाद इन्वाइसेस के लिहाज से इन्वाइस का प्रीफिक्स क्या होगा, नेक्स्ट इन्वाइस नंबर कौन सी है, दिस इज द क्रेडिट नोट, एस्टिमेट और प्रपोजल जो है उनकी भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो है एक अहम पार्ट है।
अगर आप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप जो इसके पेमेंट मेथड्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, पेमेंट रिसीट्स वगैरह की सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे ईमेल की कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन की जो आप कस्टमर को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं उसकी भी सेटिंग यहाँ पर ही होती है। उसके बाद पेमेंट गेटवे, यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं जो आपको हमने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किए हैं। इसके अंदर सिर्फ आपने सेटिंग को चेंज करना होता है। Advisornet, Samojo, Molly, Braintree, PayPal Checkout, PayPal Pay Your Money और Strip Checkout, Strip Idea और To Checkout जो काफ़ी फेमस पेमेंट गेटवे हैं। उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको परमिशन दी गई है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वो फीस वगैरह आप चेंज करते हैं तो आपको पेमेंट जो है आपके जो भी गेटवे है उसको यूज़ करते हुए रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं। कस्टमर्स में जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं, थीम्स वगैरह कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्री कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। अगर कोई नहीं यूज़ करना चाहते वो खुद कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप रजिस्टर करते हुए उसे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जहाँ से आपको आ रही होती है वो अपने डिफ़ॉल्ट कंट्री सेलेक्ट करना होती है, ठीक है। विजिबिलिटी टेबल प्रोफाइल ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर लें। वन या टू जहाँ पे भी आप सेट करना चाहिए, हर जगह पर आपने डिस्प्ले करना है तो ऑल रहना। उसके बाद कंपनी फील्ड्स रिक्वायर्ड, यस अगर करते हैं तो इसी तरह आप समझ सकते हैं जिनको आपने यस किया हुआ है तो उसका मतलब है कि जो परमिशन मांगी जा रही है वो हो जाएगी, अगर नो का मतलब रिजेक्शन। नेक्स्ट टास्क की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे जो भी टास्क है रिलेटेड सेटिंग है वो यहाँ पे की जाती है। इसी तरह स्पोर्ट्स सिस्टम की जो सेटिंग है वो आपने स्पोर्ट्स में करनी होती है। ईमेल फाइल, टिकट फॉर्म, आपने यहाँ पे टिकट फॉर्म जो है वो आप देख सकते हैं, उनको ओपन करके और डायरेक्ट लिंक के जरिए भी आप इसको देख सकते हैं। ये टिकट का फॉर्म है, आप साइट के फ्रंट एंड पे भी डाल सकते हैं यूज़ करते हुए, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं, जैसे ये मैंने इंग्लिश में ओपन किया ये फॉर्म, तो आप किसी भी और लैंग्वेज में इसको फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप डिफरेंट जगह से जो टिकट्स हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद लीड्स के बारे में सेटिंग है। लीड्स की जितने भी सेटिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनको पढ़ के अपने लिए सजेस्ट कर सकते हैं। एसएमएस, अगर आप एसएमएस सर्विस यूज़ करते हैं तो ये तीन जो गेटवे हमने पहले से प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप इसके अलावा कोई गेटवे यूज़ करना चाहें तो वो भी गेटवे यूज़ कर सकते हैं। आपको हमारे सपोर्ट टीम से रब्ता करके इसके अंदर चेंजेस करवा सकते हैं। उसके चार्जेस आपको पे करने होंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड, या फिर जिस भी जहाँ पे क्लाइंट और टीम जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। बाकी यहाँ पे जो उसके लिए ऐसे सेटिंग्स हैं वो उसमें सेटिंग्स देख सकते हैं और उसको एडजस्ट कर लें। यहाँ पे कैलेंडर्स की सेटिंग है और पीडीएफ है, इसी तरह बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप एक एक करके सारी सेटिंग्स को देख सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद सेव सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, आपने जब क्लिक करते हैं तो वो सेटिंग सेव हो जाती है। ये कंप्लीट आपको सेटिंग्स डिटेल मिल गई है। उसके बाद डैशबोर्ड आपको पहले से समझा दिया गया है। उसके बाद कस्टमर्स, आपने कोई भी न्यू कस्टमर क्रिएट करना होता है, यहाँ पे आप क्लिक करके न्यू कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको दी गई है। जैसे आप इंटर करके सेव एंड क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब ये होता है कि आपकी कस्टमर आपने क्रिएट कर ली और उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट भी उसके साथ क्रिएट करना है। अगर नहीं तो सिर्फ आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस मीन कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे
उनकी बिलिंग एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, शिपिंग भी। बिलिंग और शिपिंग एड्रेस सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप इंटर करनी होती है। और अगर पहले से कोई कस्टमर मौजूद है तो उसको भी आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे देखें जो भी कॉन्ट्रैक्ट इनके एडिड होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहे होंगे, या यहाँ पे जो भी कस्टमर होते हैं ऑलरेडी अवेलेबल उनके यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक बंदे के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद सेल्स। सेल्स में प्रपोजल हैं, एस्टिमेट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, पेमेंट्स हैं, और उसके बाद पेमेंट्स जितनी भी आपने रिसीव की होती हैं वो पेमेंट्स के रिकॉर्ड आपने यहाँ पे ऐड करने होते हैं, ठीक है, वो एडिट होते हैं। उसके बाद क्रेडिट नोट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। न्यू क्रेडिट का जो नोट आपने क्रिएट करना है वो भी कर सकते हैं। आइटम्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है कि वो आइटम जो आप सेल कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप सोर्सेज और आइटम दोनों तरह की चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये आगे सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे जो लिस्ट होगी वो होगी जो आपके सेल्स वगैरह के हवाले से जो सब्सक्रिप्शन है आपकी। तो यहाँ पे आपने न्यू सब्सक्रिप्शन पे जाना है। अगर कोई न्यू सब्सक्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिप चेकआउट जो है वो अपने गेटवे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्टेड है, तो आप उसको जो उसकी क्रेडेंशियल है जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान्स वगैरह जो आपने बनाए हुए होंगे वो डिस्प्ले पे आ जाएंगे और आप उसको यूज़ कर सकेंगे। जो भी टैक्स वगैरह है वो सारी इंफॉर्मेशन, यानी आपको एक प्री डिफाइंड सेट होता है। कोई भी खुद बंदा आपको ऑनलाइन पेमेंट करके आपकी सब्सक्रिप्शन या सर्विस परचेज कर सकता है। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आपको बताया है कि पहले से आपने ग्रुप वगैरह इसकी क्रिएट करना है। उसके बाद एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड आपने यहाँ पे ऐड करना है। हमारे सिस्टम का फ़ायदा ये है कि हम आपको पेपर फ्री करते हैं। जितनी भी रसीद्स होती हैं वो इनकम के रसीद्स हों, आपके एक्सपेंसेस की हों, जितनी में वो साथ साथ आप अटैच कर सकते हैं ताकि उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास हमेशा के लिए महफूज रहे। और ये सारे ऑप्शन को यूज़ करते हुए एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे वो लिस्ट जनरेट होती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके मौजूद होते हैं उनकी समरी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आपके पास प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप के लिहाज से यहाँ पे आपको ग्राफिकल व्यू में दिखाते रहो। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बाई टाइप के लिहाज से पाकिस्तानी करेंसी में जो बेस हमारी करेंसी है उसके तौर में प्रोवाइड किए जाएंगे। आप यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्लिक करते हैं तो ये आप यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, ट्रैश में भेज सकते हैं, ठीक है। उसमें बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर की है इंटर करने के बाद भी कौन सा कस्टमर है, क्योंकि अभी कोई कस्टमर क्रिएट नहीं है, डिस्प्ले भी नहीं है, वरना आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इसका सब्जेक्ट है, वैल्यू क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, तो भी उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो हमने बनाई है, वेबसाइट डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, पोर्टल, बिजनेस पार्टनर, यहाँ पे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग डेट होती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग डेट होती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब हो रहा है, और वो कॉन्ट्रैक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो यहाँ पे आप ऐड कर देते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी आपको कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो डील्स होती हैं कंसिडरेबल है, वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। उससे केस स्टैटिस्टिक्स आपको टॉप पे दिखाई दें, और यहाँ पे आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं आपके सारे सेटिंग भी हैं प्रोजेक्ट की डिटेल में। आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आपके पास टास्क भी होते हैं। आप उन टास्क की सारी डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे लिस्ट मौजूद होती है जो खाली जगह है अभी, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी सारे आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे टास्क ओवरव्यू जो है आप फिल्टर लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर करके स्टार्ट जो टास्क है उसका ओवरव्यू देख सकते हैं। स्विच टू कमांड, इसका मतलब ये है कि जो आप
डैशबोर्ड टाइप आपको मिल जाता है, जितने भी आपके टास्क होते हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेक लगा के अगली पोजीशन पे इनको भेजे जाते हैं। जैसे स्टार्ट एंड न्यू टास्क है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आ रहा होगा। अगर आप ये डन कर चुके हैं, अगले स्टेज इन प्रोग्रेस शुरू है, तो यहाँ पे आप उठा के डाल दें। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट पे करते रहते हैं, आखिर का टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद सपोर्ट, जितनी भी टिकटिंग की हमने आपको काफ़ी डिटेल्स की इंफॉर्मेशन दी है, तो वो सारी के सारे यहाँ पे न्यू टिकट आपके क्लाइंट के लिए बिहाफ पे जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा है कि एक ज़बरदस्त किस्म का फॉर्म है टिकट जनरेट करने के लिए। और अगर यहाँ पे आपके पास ये भी परमिशन होती है कि नॉलेज बेस पे आपने अगर पहले से ही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर में ऐड किए हुए हैं, तो उसके फ़ायदे ये कि आपने सब सेलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंसर्शन हो जाती है, वो इसके साथ अटैच हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है, कस्टम क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली वो जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन जगह होती है, सेशन होता है, वहाँ पे उसको जंप करा देता है, रिडायरेक्ट कराता है। और ये आप कस्टमर के बिहाफ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं कोई टिकट जनरेट करते हैं, या फिर कस्टमर के पास परमिशन होती है वो खुद भी टिकट जनरेट कर सकता है, लेकिन वो नॉलेज बेस ये दूसरी चीज़ें जो है उसकी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकता। यहाँ पे प्री डिफाइंड जो रिप्लाईज होते हैं उनको भी आप यूज़ करके सेंड कर सकते हैं, जैसे कि सेटिंग में आपको बताया गया था। उसके बाद लीड्स बहुत अहम पार्ट है इस सॉफ्टवेयर का। ये देखें, आपको यहाँ पे स्टैटिक स्क्रीन में दिखाया जा रहा होता है, जैसे मेरे पास न्यू लीड आई है, ठीक है, तो मैं इसे उठा के नेक्स्ट पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो ये बेसिकली अभी कंफर्मेशन की तरफ चलेगी। आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, तो उठा के अगर आप इधर डालते हैं तो वो न्यू लीड में चली जाती है, या फिर अगर आप यहाँ पे डाल के कस्टमर पे डाल देते हैं तो आपको कस्टमर बन जाता है, और जो भी पेमेंट्स वगैरह उसकी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एस्टिमेट रिक्वेस्ट, जितने भी आपको फॉर्म यूज़ करते हुए जितनी भी रिक्वेस्ट आपको आती है वो यहाँ पे उनका डाटा डिस्प्ले पे आ रहा होता है। आप उन्हें रिक्वेस्ट फुलफिल उनकी कर सकते हैं सिस्टम यूज़ करते। उसके बाद नॉलेज बेस जितने भी मैंने आपको टिकट जनरेट करते हुए दिखाया था कि स्पोर्ट टिकट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे न्यू टिकट पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एक नॉलेज बेस ऑप्शन आता है आपके पास, कि जो प्री डिफाइंड क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको यहाँ इस सिस्टम को यूज़ करते हुए आप इंसर्ट करा सकते हैं, ताकि आपको बार बार अगर लंबा टॉपिक है तो आपको टाइप ना करना पड़े। आपने सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। आप टिकट को न्यू को ओपन कर सकते हैं या उसको आंसर कर सकते हैं। हाँ, जो भी आपकी टीम डिपार्टमेंट वाइज होगी उनको ये टिकट्स के नोटिफिकेशन जाते रहेंगी, यहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं। तो उसके बाद यूटिलिटीज़ हैं, ये बेसिकली मीडिया, बल्क पीडीएफ एक्सपोर्ट, कैलेंडर, अनाउंसमेंट, गोल्स। आप अगर आपके गोल्स हैं आप यहाँ पे गोल्स को मैनेज कर सकते हैं, सर्वे करा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आप यहाँ पे गोल अपने एडजस्ट कर सकते हैं, उनको यहाँ पे रहते हुए मैनेज भी कर सकते हैं। इसी तरह आप सर्वे करा सकते हैं। यहाँ पे देखें आप मेलिंग लिस्ट जो है आप वो यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट स्टाफ, किसी से भी सर्वे करा सकते हैं, क्लाइंट से सर्वे करा सकते हैं। यहाँ पे देखें सर्वे, अपने न्यू सर्वे यहाँ पे जनरेट करना होता है, उनके ऑप्शन भी यहाँ पे अपने ऐड करने होते हैं और सर्वे रीडायरेक्ट यूआरएल भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप चाहें तो क्लोज करना तो फिर डिसेबल कर सकते हैं। ये सारी यूटिलिटीज़ हैं, आप इनको यूज़ करना चाहें। टिकट पाइप लॉग जो है, ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉग्स होते हैं टिकट के, कब रिस्पॉन्स किया गया, कब टिकट जनरेट किए, उन सब की डिटेल भी यहाँ पे होती है। और कोशिश करें कि ये परमिशन किसी को ना दें, क्योंकि अगर वो क्लियर कर देता है
तो उम्मीद नहीं होता है, आप उसको नहीं देख सकते। सिस्टम अगर आपका हैवी हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा लॉग बन जाते हैं, तो आप चाहें तो इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी लॉग्स में यहाँ पे सिस्टम जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ये देखिए कोई भी बंदा कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है आपके सिस्टम के अंदर रहते हुए, तो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि किस बंदे ने कौन सी एक्टिविटी की है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, सेल्स की रिपोर्ट है, एक्सपेंसेस की रिपोर्ट है, इनकम एक्सपेंस वर्सेस एक्सपेंसेस की रिपोर्ट है, यहाँ पे ग्राफिकल रिपोर्ट आपको मिल रही है। लीड्स की रिपोर्ट्स होती हैं इसके अंदर। हाँ, लीड्स से आपको स्टैटिस्टिक्स में टाइम शीट ओवरव्यू, यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं स्टैटिक और ग्राफिकल व्यू में भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद के भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने आर्टिकल्स यहाँ पे क्रिएटेड होते हैं आप आपको देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली सिस्टम के लिए जो यूज़र हैं आपके अपने स्टाफ के लिए भी आप क्वेश्चन आंसर रेडी कर सकते हैं, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए मुख्य ऑपरेशन के लिए। उसके बाद सेटअप है, जैसे कि आपको सबसे पहले सिखाया गया कि यहाँ पे सेटअप किस तरह करना है सॉफ्टवेयर को बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। तो ये था बेसिकली आपका CRM। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।